Good morning, students. Yesterday we have studied about resources of India, है ना? तो रिसोर्सेज ऑफ इंडिया में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? रिसोर्स की मीनिंग पढ़ी थी, इम्पोर्टेंस, इट्स टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड सॉइल. We studied about soil, its formation, its type, distribution and conservation, है ना? So yesterday we already studied about the formation of soil and types of soil. Got it? Now today we have to study about soil erosion. ठीक है बेटा? Yesterday we have studied about the importance of soil. Soil का हमारी लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में या फिर एंड फॉर एवरी क्रीचर्स, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस फॉर एवरीवन, एवरी क्रीचर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. सो इट मीन्स आवर लाइफ कुड नॉट इमेजिन विदाउट सॉइल, है ना? तो हमें सॉइल को कंजर्व करना ज़रूरी है, इट मीन्स. ठीक है, तो टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है बेटा? सॉइल इरोजन का मतलब होता है लेयर का बह जाना पानी के साथ, या फिर लेयर का अपनी जगह से हट जाना, है ना? सॉइल इरोजन के कारण जो लैंड है, ज़मीन है, वो बहुत अफेक्टेड होती है. जिस सॉइल में वेजिटेशन नहीं होता है, इरोजन की प्रोसेस वहीं पर होती है. हमारे देश में जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो एवरी ईयर डिक्रीज होती जा रही है बिकॉज ऑफ इरोजन, बिकॉज ऑफ रैपिड इरोजन. सॉइल इरोजन एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है हमारी कंट्री के लिए. सॉइल इरोजन ना केवल लैंड की क्वालिटी को अफेक्ट करता है, बल्कि ये प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करता है. इससे ह्यूमन बींग्स भी बहुत बैडली अफेक्ट होते हैं. ठीक है, आपको समझ में आया सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल व्हेन वॉश आउट बिकॉज ऑफ रेन और विंड, इट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन. ठीक है, सॉइल इरोजन के कारण जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर वो सॉइल किसी भी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है. इतना समझ में आया आपको? देन हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन के क्या बुरे प्रभाव हैं? हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं? क्या उनके बुरे इफ़ेक्ट पड़ते हैं? फर्स्ट, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्राई सीजन ड्यू टू लॉस ऑफ वेजिटेशन. फर्स्ट तो ये कि वेजिटेशन की कमी हो जाती है बिकॉज लंबे समय तक अगर ड्राई सीजन रहता है तो. सेकेंड, एडवर्स इफेक्ट ऑन सोर्सेज ऑफ वाटर एंड प्रॉब्लम ऑफ इरीगेशन. वाटर सोर्सेज पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है जिससे इरीगेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. इरीगेशन मीन्स सिंचाई, है ना? द डाइवर्सन ऑफ स्ट्रीम एंड ऑब्स्ट्रक्ट टू शिप पोर्ट बिकॉज ऑफ सिल्टिंग ऑफ सैंड एट द रिवर बॉटम, है ना? जो स्ट्रीम है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट होती है, उसमें भी रुकावट आती है. स्ट्रीम में जो शिप्स हैं पोर्ट पर जो आकर रुकते हैं, उनको वो वहाँ पर नहीं रुक पाते हैं बिकॉज सैंड जो है वो पूरी तरीके से रिवर के बॉटम में चली जाती है बह के. ठीक है, तो जो धारा है, स्ट्रीम है नदी की, वो परफेक्ट वे में नहीं चलती है, जिससे जो शिप हैं वो सेल नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट है डिटीरियोरेशन ऑफ हाई क्वालिटी लैंड एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर. जो अच्छी क्वालिटी की लैंड्स हैं, है ना, उनकी क्वालिटी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और साथ ही साथ एग्रीकल्चर पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. रिडक्शन इन एग्रीकल्चरल लैंड, जो खेती योग्य भूमि होती है, एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं, उनमें भी रिडक्शन आ जाता है, उनमें कमी आ जाती है. सो दिस वर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन. नाउ नेक्स्ट, सॉइल कंजर्वेशन. हम पहले पढ़ चुके हैं कि सॉइल
का क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में, ना केवल ह्यूमन लाइफ में बल्कि जितने भी अर्थ के ऊपर जितने भी क्रीचर्स हैं उन सब के लिए सॉइल का क्या इम्पोर्टेंस है। और सॉइल इरोजन भी पढ़ा कि सॉइल इरोजन के कारण कैसे सॉइल की और लैंड की क्वालिटी अफेक्ट हो रही है और एडवर्सली उसका क्वालिटी जो है डिस्ट्रक्ट होती जा रही है। ठीक है, तो सॉइल को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है डे बाय डे, और अगर नेचुरल रिसोर्स जो हैं वो तो लिमिटेड है, इसीलिए इन जो लैंड है उसकी क्वालिटी को हमें बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसे डिस्ट्रक्शन से बचाना, सॉइल को डिस्ट्रक्शन से बचाना क्या कहलाता है, सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है और इसके अलग अलग मेथड यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट है कंटूर फार्मिंग इन माउंटेनियस रीजन। माउंटेनियस रीजन में कंटूर फार्मिंग करना। कंटूर फार्मिंग क्या होती है, सीढ़ी नुमा खेत बना के, सीढ़ी जैसे, ताकि जो जब बारिश का पानी आए तो वो उन स्टेयर्स पर रुक जाए और पौधों की जड़ों में पानी मिल सके। सेकेंड है टू प्रिवेंट गली इरोजन बाय मेकिंग फील्ड रिज, है ना। जो फील्ड है, खेत हैं, उसके चारों तरफ रिजेस बनाना ताकि जो बारिश के पानी के साथ वो जो सॉइल है वो वॉश आउट ना हो जाए। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन बाय प्लांटिंग ट्रीज़, है ना। आपको पता है जो पेड़ होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, उनकी रूट्स सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, और जब बारिश आती है, तेज़ पानी का बहाव आता है और या फिर बहुत तेज़ विंड आती है तो जो है पेड़ की जड़ें जो हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जिससे जो सॉइल है वो इरोड नहीं होता है अपनी जगह से। तो इसीलिए सॉइल इरोजन से अगर बचाना है हमें अपने लैंड को, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना होगा। जो खाली ज़मीनें हैं और माउंटेन स्लोप्स पर भी, और जो भी बैरन लैंड है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, और ग्रेजिंग को भी कंट्रोल करना चाहिए। ग्रेजिंग मतलब चारागाह, जो पशु चारा खाते हैं उससे क्या होता है कि ज़मीन खाली हो जाती है और वहाँ की सॉइल लूज़ हो जाती है, और जब तेज़ हवा चलती है या बारिश होती है तो वो सॉइल की जो अपर लेयर है वो वॉश आउट हो जाती है। बाई कलेक्टिंग द रनिंग वाटर इन माउंटेन स्लोप्स एंड अनइवन एरियाज़, रनिंग वाटर को माउंटेन की स्लोप्स पर रोक कर उसे हम बचा सकते हैं इरोड होने से, और जो अनइवन एरियाज़, ऊबड़ खाबड़ जगह हैं, वहाँ पर भी पानी के बहाव को रोक करके हम जो है सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं। बाय डेवलपिंग ग्रेजिंग लैंड इन द रूरल एरियाज़, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर ग्रेजिंग लैंड डेवलप करके भी सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो सॉइल कंजर्वेशन के ये मेथड दिए गए हैं, इन तरीक़ों से सॉइल को इरोड होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है वाटर। नेक्स्ट रिसोर्स क्या है, वाटर। हम पढ़ेंगे इसमें वाटर क्या है, इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, टाइप्स कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहाँ कहाँ पर है, और कितनी मात्रा में है। वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं बेटा, वाटर एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, ये हमारी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करता है, और अर्थ पे जो भी लाइफ है वो वाटर के कारण ही पॉसिबल है। वाटर प्लांट और एनिमल की बॉडीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी में 70% ऑफ वाटर कंटेन होता है ना। तो 4 सोर्सेज हैं वाटर के अर्थ पर। कौन कौन से हैं, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर एंड ओशनिक वाटर। ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे जो वाटर है वो प्रीसिपिटेशन के थ्रू रेनफॉल और स्नोफॉल के फॉर्म में आती है ज़मीन पर, और ये ज़्यादातर जो इसका वाटर होता है वो पॉन्ड्स और लेक्स में रन ऑफ होकर के स्टोर हो जाता है, और लार्ज अमाउंट में जो वाटर है वो रिवर्स में फ्लो हो जाता है, और रिवर से फिर सीज और ओशन में जा कर के वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इनमें से कुछ वाटर जो है परकुलेट हो जाता है ग्राउंड में, और सरफेस वाटर के रूप में फिर वो जमा हो जाता है ना। इसे ग्राउंड वाटर भी कहा जाता है। इनमें से कुछ वाटर इवेपोरेशन में लॉस्ट हो जाता है, जिससे एटमॉस्फेरिक वाटर, एटमॉस्फेयर में वाटर के वेपर्स जमा हो जाते हैं, इसे हम एटमॉस्फेरिक वाटर कहते हैं। ठीक है, सरफेस वाटर क्या होता है,
रिवर, पॉन्ड्स और लेक में वाटर अवेलेबल होता है ना। रिवर जो है सरफेस वाटर का मेन सोर्स होता है इंडिया में। रिवर और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो इंडिया के हर पार्ट में पाई जाती हैं। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं ये लगभग 60% टोटल सरफेस का वाटर इंडिया में इन नदियों में होता है। ठीक है। इन मेजर रिवर्स में से वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनमें से ब्रह्मपुत्र और गंगा 8th और 10th प्लेस पर हैं। ठीक है। देन ग्राउंड वाटर है ना, रेन वाटर का कुछ हिस्सा जो है उसे लैंड सोख लेता है ना, ज़मीन जो है सोख लेती है। केवल 60% ही अपर लेयर पर रहता है सॉइल के, जो कि एग्रीकल्चर और वेजिटेशन की ग्रो के लिए बहुत यूज़फुल होता है। बाकी का जो पानी है वो परकोलेट हो जाता है, मतलब सोख लिया जाता है ज़मीन से और ज़मीन के सरफेस में स्टोर कलेक्ट हो जाता है, जिसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है। ठीक है। सरफेस पर लाने के लिए इसे वेल्स और ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाता है, जो ह्यूमन बीइंग इसका यूज़ इरिगेशन पर्पस से करते हैं, गार्डनिंग के लिए करते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पस से भी करते हैं। ठीक है। हमारे देश में अंडरग्राउंड वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइवन है ना, हर जगह एक जैसा नहीं है। ग्राउंड वाटर रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है हमारी कंट्री का, उसके कारण काफ़ी हद तक अफेक्ट होता है। जो फिजियोग्राफी है हमारे कंट्री की, हाइड्रोलॉजी है, इसके कारण बहुत अफेक्ट हो रहा है। जो ग्राउंड वाटर जो है प्लेन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल उनका प्लेन एरियाज़ में ही होता है, मतलब जो प्लेन लैंड होते हैं वहाँ पर ग्राउंड वाटर की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है वहाँ पर ग्राउंड वाटर को स्टोर करने का। ठीक है। इसके जस्ट ऑपोजिट जो सीपेज है वाटर का रॉकी लैंड्स में, पेनिनसुलर इंडिया में, वो भी धीरे धीरे उनसे भी ग्राउंड वाटर इकट्ठा होता है। साउदर्न, वो कौन से एरिया में होता है ऐसा, जो पेनिनसुलर लैंड्स हैं, है ना, रॉकी लैंड्स हैं जहाँ पर, वहाँ पर भी जो पानी है, वाटर है, वो सीपेज के थ्रू रॉकी लैंड्स में ज़मीन के नीचे जाता है, ग्राउंड वाटर में वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ऐसा जो पर्कोलेशन है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में मोस्टली है, क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं ये कैसे हैं, पेनिनसुलर लैंड्स हैं, ये रॉकी लैंड्स हैं इसीलिए। देन एटमॉस्फेरिक वाटर है ना, जो भी वाटर अर्थ से वेपर के रूप में ऊपर जाता है, इवेपोरेशन के थ्रू जो वेपर बन जाता है वाटर का, वो जो वेपर है वही एटमॉस्फेरिक वाटर का फॉर्म होते हैं। देन ओशन वाटर, ओशन वाटर का यूज़ सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट और फिशिंग इंडस्ट्री के लिए किया जाता है ना। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन जो वेस्ट में है, ईस्ट और साउथ में है इंडिया के, है ना। अरेबियन सी कहाँ पर है, वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में और इंडियन ओशन साउथ में हमारे देश के, है ना। तो यहाँ पर ये जो हैं बहुत बड़े बड़े ओशन हैं। ये इन ओशनिक वाटर का यूज़ किस लिए किया जाता है, मोस्टली ट्रांसपोर्ट के लिए और फिशिंग इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ वाटर, है ना, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कि कहाँ कहाँ पर वाटर डिस्ट्रीब्यूट है, किन किन रूपों में पानी मिलता है अर्थ पे। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ वाटर, है ना। वाटर के क्या क्या यूज़ होते हैं, आप सबको पता है वाटर के क्या क्या यूज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डोमेस्टिक पर्पस, रिक्रिएशन, इन सब कामों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। पानी का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो किस लिए होता है, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। हम इरिगेशन के लिए शुरू से ही वाटर का यूज़ करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, आप सबको पता है, एग्रीकल्चरल लैंड है हमारा देश। तो यहाँ पर एंशियंट टाइम से ही जो है वाटर का यूज़ किया जा रहा है इरिगेशन के लिए। 3 मेजर सोर्स हैं इरिगेशन के, कैनाल्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स एंड टैंक्स। ये जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिनसे इरिगेशन हमारी कंट्री में के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है। देन प्रॉब्लम एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स के साथ क्या समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं से निपटने के लिए हमें वाटर को कैसे कंजर्व करके रखना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, है ना।
वाटर रिसोर्स जो हैं वो उसमें जो समस्याएं आ रही हैं वो मल्टी फेसेटेड हैं। मल्टी फेसेटेड मतलब अलग अलग तरीके की समस्याएं आ रही हैं, है ना। दे पर्टेन टू अवेलेबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी कहीं पर उनकी अवेलेबिलिटी के आधार पर, मतलब कहीं पर पानी पूरी मात्रा में मिल रहा है, पर कहीं पर पानी बिल्कुल नहीं अवेलेबल हो रहा है। उनके यूज़ के बेस पर, उनकी क्वालिटी और मैनेजमेंट, ये जो चार क्राइटेरिया हैं जो वाटर रिसोर्स में प्रॉब्लम ला रहे हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना, तो हमारे पास सफिशिएंट वाटर रिसोर्स थे फॉर इरिगेशन एंड फॉर इंडस्ट्री। लेकिन अब जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ होती जा रही है, बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन, तो वाटर के जो सोर्स हैं वो इनसफिशिएंट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। साउदर्न इंडिया में वाटर की स्कैरसिटी हर समर में देखा जाता है, हर गर्मी में वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। और ऐसा ही रेनी सीज़न में, बल्कि रेनी सीज़न में नहीं होता, बारिश के मौसम में वहाँ पर भरपूर पानी मिलता है, लेकिन गर्मियों में वहाँ पानी की कमी हमेशा ही हो जाती है, ठीक है। वाटर रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो डिपेंड करता है कि उस रीजन में पावर सप्लाई हो रही है और इरिगेशन जो है ट्यूबवेल्स के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो यूटिलाइजेशन है वाटर का वो कैसा होना चाहिए, रेशनल। कंजर्वेशन और मैनेजमेंट जो है वाटर रिसोर्स का वो भी बहुत ज़रूरी है ना। यूटिलाइज जो उपयोगिता है पानी की वो रेशनल होनी चाहिए, मतलब बराबर मात्रा में होनी चाहिए। पानी का यूज़ हमें इस तरह से करना चाहिए कि वो वेस्ट ना हो, कम से कम वेस्टेज हो। और वाटर को कंजर्व करना, उनको मैनेज करना, उनके रिसोर्सेज को बहुत ज़रूरी हो गया है इस समय पर। तो वाटर की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, हमने पढ़ा है ना, और डिमांड जो है इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। तो जो अनइवन अवेलेबिलिटी है वो कैसे दूर की जा सकती है, वाटर रिसोर्स को कंजर्व करके। तो 3 स्टेप्स दिए हुए हैं यहाँ पर जिसके थ्रू वाटर को स्टोर किया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है। पहला है रेन वाटर को ड्रेन ऑफ होने से बचाओ और उसको कलेक्ट करो, ठीक है। दूसरा है वाटर रिसोर्स जो है उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाना चाहिए थ्रू द रिवर वाटर शेड्स। जितने भी छोटे से माइनर से लेकर के मेजर, छोटे से बड़ी नदियाँ जितनी भी हैं, हर जगह पर वाटर रिसोर्स को साइंटिफिकली मैनेज किया जाना चाहिए। थर्ड है प्रिवेंशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम पॉल्यूशन, पानी को पॉल्यूशन से बचाना। ये 3 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू, अगर ये 3 स्टेप्स एसेंशियली लिए जाएंगे तो वाटर कंजर्वेशन में सहायता मिलेगी, ठीक है बेटा। तो ये वाटर के बारे में हमने पढ़ा कि वाटर रिसोर्स क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी अवेलेबिलिटी किन किन फॉर्म्स में हमको होती है, कहाँ कहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है, और इनका कंजर्वेशन, इनकी प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं वाटर के साथ, और इनका कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट अर्थ सरफेस का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो ट्रीज़ से ढका हुआ है ना। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। फॉरेस्ट हमारे लिए नेचर का एक कीमती तोहफा है, वैल्यूएबल गिफ्ट है, ठीक है। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स भी है। ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि 1/4 पार्ट अर्थ का ओरिजिनली फॉरेस्ट से कवर्ड है, लेकिन ये जो फॉरेस्ट कवरिंग है वो बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है फॉर एग्रीकल्चर, फॉर सेटलमेंट एंड फॉर इंडस्ट्रीज़। इसीलिए अब केवल 15% एरिया ही अर्थ सरफेस पे फॉरेस्ट का रह गया है। नेचुरल वेजिटेशन जो है डिपेंड करता है उस एरिया के क्लाइमेट और सॉइल पर, है ना, उस एरिया के लोकेशन पर। जो नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे देश में वो अनइवन भी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा जंगल ही जंगल है, कहीं पर फॉरेस्ट बहुत कम है या फिर ना के बराबर हैं। इसका कारण क्या है, बिकॉज लोकेशन, सॉइल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन हर जगह एक जैसे नहीं है ना। तो फॉरेस्ट की जो वैरायटी है इंडिया में जो पाई जाती है वो क्लाइमेटिक कंडीशन और अनइवन टोपोग्राफी के कारण
अलग अलग है सब जगह पर। जो बॉटनिक सर्वे हुआ था इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग 47,000 स्पीसीज़ प्लांट की हमारे देश में पाई गई हैं, जिनमें से 5,000 स्पीसीज़ वो केवल इंडिया में ही मिलती हैं, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम इंडियन फॉरेस्ट को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा रीजन और हिमालयन फॉरेस्ट। ये हम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में, है ना। या फिर हम अगर इस 10th क्लास में होगा तो आगे चैप्टर दिए होंगे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के। इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू नेशनल इकोनॉमी। अब हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है या फिर क्या महत्व है। फॉरेस्ट जो है नेशनल वेल्थ है, हमारा राष्ट्र का धन है। अबाउट 20.64% टोटल जियोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट के अंडर में है ना। तो मतलब टोटल वर्ल्ड में जितना भी फॉरेस्ट एरिया है उसका 1.7% पार्ट इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। हमारा देश जो है यहाँ पर लगभग 0.11 हेक्टेयर पर पर्सन एरिया फॉरेस्ट है। हर व्यक्ति पर पर्सन जो एरिया है फॉरेस्ट का वो कितना है, 0.11 हेक्टेयर। लेकिन जो वैरायटी है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर, है ना। और फॉरेस्ट के जो वैरायटी है सब जगह पे अलग अलग है। हार्डवुड की जो वैरायटी है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे देश के जंगलों में, है ना। इसमें कुछ जियोलॉजिस्ट के डेफिनेशंस दिए गए हैं, जैसे पीएच चटारवक। इन्होंने क्या लिखा है कि फॉरेस्ट नेशनल वेल्थ होते हैं और सिविलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। वो ना केवल वुड प्रोवाइड करते हैं बल्कि रॉ मटेरियल भी हमें देते हैं, वो फॉडर देते हैं और नेशनल इनकम को बढ़ाते हैं। उनके जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो नेचुरलिस्ट वॉकन ने क्या लिखा है कि हमें फॉरेस्ट से ऑक्सीजन मिलता है, वाटर मिलता है, वुड, कैपेसिटी टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन फ्रॉम फॉरेस्ट, प्लांटेशन इज़ नॉट ओनली इकोनॉमिकली यूजफुल बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर क्लीन एनवायरनमेंट। तो प्लांटेशन ना केवल इकोनॉमी को प्रॉस्पर बनाने के लिए ज़रूरी है बल्कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें बेनिफिट्स दिए हुए हैं।